हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एग्जाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्जाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पे हमने जेई, सीईटी और नीट के फिजिक्स के क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम चैप्टर देखेंगे वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक वास्ट टॉपिक है, इसीलिए हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि मैं मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी कंसीडर कर रहा हूं, इसीलिए एक ये वास्ट टॉपिक हो गया है। मैं आपको पार्ट 2 जल्दी लाऊंगा, लेकिन पार्ट 2 के लिए मेरी एक कंडीशन है। अगर आप इसको 100 लाइक देते हैं और शेयर करते हैं तभी आपको मैं पार्ट 2 लाऊंगा। और दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखते हैं। जो टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे वो है कुछ बेसिक टर्म्स जो मैग्नेट से रिलेटेड है। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मटेरियल एंड ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, और इन तीनों जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम कंपेयर करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं फेरोमैग्नेटिक में ही डोमेन स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किया है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको मालूम होगा, एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, जिसको एक को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरे को हम साउथ पोल बोलते हैं। अगर एक लाइन जो दोनों पोल से पास होती है और सेंटर से पास होती है तो उसको हम एक्सिस बोलते हैं, जबकि दूसरी लाइन जो एक्सिस को परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है तो उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। हर एक पोल का उसका स्ट्रेंथ होता है, तो जिसको हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। नॉर्थ पोल के लिए हम उसको +m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड साउथ पोल के लिए हम उसे -m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पोल्स होते हैं वो मैग्नेट में थोड़े से अंदर होते हैं, वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़े कम होते हैं। अगर आपको दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस नापना है तो वो आप पोल लेंथ से नापते हैं, जिसको हम 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पॉइंट इक्वेटर पे है और आपको उसका मैग्नेटिक इंडक्शन पता लगाना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो μ0/4π × m/r³। यहाँ पे मैं बता दूँ, r जो होगा वो सेंटर ऑफ मैग्नेट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा। अगर वही पॉइंट अगर आपके पास एक्सिस पे है तो उसका फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा μ0/4π × m/r³। अब आप कहोगे यहाँ पे m क्या है? m जो यहाँ पे है वो मैग्नेटिक मोमेंट है और वो जो बनता है वो पोल लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। इसीलिए मैंने आपको एक बार बेसिक्स बता दिया। सीईटी में खासकर इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट्स के रिलेटेड टर्म्स। अब मैग्नेट के रिलेटेड टर्म्स में आपको मैं बता दूं, आपको मैग्नेटिक लाइंस आती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो आप देख सकते हो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल की तरफ आता है, लेकिन अंदर वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो अगर आप देखोगे मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरीके से जाती है, जैसे आप इस रेड डॉट को देख सकते हैं। वो रफली नॉर्थ पोल से साउथ पोल में एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल में आती है। तो जो पॉइंट हमको याद रखना है वो ये याद रखना, आउटसाइड वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है और इनसाइड वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल आती है। आपको एग्जाम में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म आता कैसे, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आता कैसे। तो अगर आप एक एटम लेते हैं जिसमें आप मान लीजिए ब्लू वाला जो न्यूक्लियस है एंड जो ऑरेंज कलर का डॉट है वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व होता है, कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं ये रिवॉल्व हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद में स्पिन भी होता है, रोटेट भी होता है, कुछ ऐसे। मैंने उसको बड़े में रिप्रेजेंट कर दिया, वो रिवॉल्व भी हो रहा है और साथ ही साथ रोटेट भी हो रहा है। तो किसी भी सब्सटेंस में जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है वो दोनों चीज़ से आती है, आपके रिवॉल्व होने से प्लस आपके रोटेट होने से। तो अगर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनती है वो स्पिन मोशन, जो इलेक्ट्रॉन खुद में रोटेट होता है, प्लस ऑर्बिटल मोशन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अभी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आया। हमने तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन उसको हम फॉर्मूला के बेस पे भी बताएंगे कि वो स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल दोनों के बेस पे आता है। ये डायग्राम को अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए सेंटर पे न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है। आपको ये चीज़ दिख गया, तो इससे होगा क्या। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो m × 2l होता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, मैग्नेटिक मोमेंट का एक और फॉर्मूला है जो करंट इनटू एरिया होता है। हमने इसमें क्या किया, हमने करंट ढूंढा एंड एरिया ढूंढा, तो इससे जो हमको मैग्नेटिक मोमेंट मिला वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मिला, जिसका फॉर्मूला लास्ट में आपको मिलता है ½ EV/r, जहाँ पे E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V वेलोसिटी है, R रेडियस है, जो उस रेडियस पे वो रिवॉल्व हो रहा है। लेकिन हमने अभी बात की थी कि ऑर्बिटल के साथ तो स्पिन की भी प्रॉपर्टी होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम भी आता है, जिससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं पूरे टर्म्स को। और जब ये पूरा फॉर्मूला बनेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपका ऑर्बिटल मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू
ई इंटू एंगुलर मोमेंटम जो आपके स्पिन के ऊपर है डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप देखते हो ऑर्बिटल में स्पिन भी इन्वॉल्व है, सो मैग्नेटिज्म जो आता है वो स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल दोनों के मोशन से आता है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है मैग्नेटिक मटेरियल एंड ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट को रिस्पॉन्ड देते हैं। अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हो या मैग्नेट उसके पास आते हैं तो अगर वो रिपेल हो रहे हैं या वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। रिपेल का मतलब होता है दूर जाना, अट्रैक्ट का मतलब पास आना। अगर वो मैग्नेट से दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं तो मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेट को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बात हम करेंगे ससेप्टिबिलिटी। अब जो ये जो रिस्पॉन्स होता है कि जो वो इम्पैक्ट आ रहा है या किसी भी मटेरियल पे मैग्नेट का क्या असर हो रहा है, उसको आप जो मेजर करते हो वो आप ससेप्टिबिलिटी से करते हो। इसीलिए मैंने उसको डिफाइन किया, इट इज़ क्वांटिफाइंग इम्पैक्ट ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का किसी भी चीज़ पे होने वाला प्रभाव को अगर हमें नंबर में करना है तो वो आपको ससेप्टिबिलिटी बताता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर होता है ये केल्विन में होता है। ये जेई, सीईटी और नीट में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, शायद इस साल भी आ सकता है। तो आपको ये वाला स्टेटमेंट तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन केल्विन। आपको डिग्री सेल्सियस ने केल्विन में ही टेम्परेचर को करना है। अब हम ससेप्टिबिलिटी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ससेप्टिबिलिटी में होता क्या, आपके पास मैंने बोला क्वांटिफाई करें तो 0 है, फिर कुछ पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे और कुछ नेगेटिव नंबर रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव नंबर की बात करते हो तो उसका मतलब होता है कि अट्रैक्ट होना। अगर मैंने बोल दिया कि किसी भी सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी इज 50, पॉजिटिव 50 है तो मतलब क्या हो गया, वो सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर मैंने किसी भी सब्सटेंस के लिए बोल दिया कि उसकी जो ससेप्टिबिलिटी वो -50 है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रिपेल होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप 0 से आगे बढ़ेंगे, मतलब 0 से पॉजिटिव की तरफ बढ़िए या नेगेटिव की तरफ बढ़िए, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो अगर मैं कहीं पे बोलता हूँ कि ससेप्टिबिलिटी इज़ +1 तो इसका मतलब होता है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ ससेप्टिबिलिटी इज़ +100 मतलब वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली मैं बोलता हूँ ससेप्टिबिलिटी इज -2 मतलब थोड़ा सा रिपेल होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ ससेप्टिबिलिटी इज -100 मतलब वो ज़्यादा रिपेल होगा। सो ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम 3 प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, उसमें से एक के बारे में देख रहे हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक मटेरियल है जो डायमैग्नेटिक है, मैंने इसके पास मैग्नेट लाया तो होता क्या है, ये धीरे धीरे दूर चला जाता है, मतलब ये रिपेल होता है। सो डायमैग्नेटिक का डेफिनेशन क्या बना, सब्सटेंस विच वीकली रिपेल व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। मतलब जो सब्सटेंस के पास आप मैग्नेट लेके आते हो और वो धीरे धीरे दूर भागता है उसको हम डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जो है कॉपर, गोल्ड। तो और भी एग्जाम्पल्स होते हैं लेकिन मैंने सिर्फ कॉपर एंड गोल्ड और एक्सेट्रा लिख दिया है। सो आपको 2-3 याद रखने चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे रिपेल क्यों होता है, हाउ डायमैग्नेटिक वर्क्स। तो अगर आप देखते हो अंदर जो होते हैं बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइंड में घूमते रहते हैं रैंडम मोशन में, जैसे आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप इनके मोशन देखोगे ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जब कभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तब वो 0 होता है डायमैग्नेटिक के लिए। याद रखिए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, जैसे आपने देखा कोई एक मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, तो होता क्या है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल है ये घूमना चालू करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना ज़्यादा आपके एटम्स या मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। सो आपने यहाँ पे देखा इसको थोड़ा वक्त लगा घूमने को, इसीलिए ये वीकली रिपेल होता है, थोड़ा 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 ये रिपेल होना चालू करता है। सो अगर आप देखते हैं ऑल एटम्स मूव अपोजिट डायरेक्शन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो सारे के सारे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। याद रखिए, जो भी चीज़ रिपेल होता है मैग्नेट से वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मान लीजिए एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट लाया, तो हुआ क्या, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बना, सब्सटेंस विच वीकली गेट अट्रैक्टेड व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर इज पैरामैग्नेटिक। जो सब्सटेंस को जब हम मैग्नेट लाते हैं और वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है मैग्नेट की तरफ, तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम एंड लिथियम। बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन 2-4 आप याद रख सकते हैं क्योंकि जेई में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाता है। अब हम देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे काम करता है। अगर आप देखते हैं फिर से आपको एक कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखेगा जो डायमैग्नेटिक में आपने देखा था।
मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो रैंडमली मूव होते हैं एंड वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो इसके लिए भी वही नियम एप्लीकेबल होता है कि द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज जीरो व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है सो रिपेल के केस में तो वो उल्टा जा रहे थे, लेकिन जब आप बोल रहे हैं यहाँ पे पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है तो वो सब आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चले जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो मैग्नेटिक फील्ड, जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड उतना जल्दी ये उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑल एटम्स मूव इन सेम डायरेक्शन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। आपने फिर से देखा यहाँ पे इंडिविजुअली एक एक एटम और मॉलिक्यूल घूम रहा था, इसीलिए इसको थोड़ा वक्त लगता है, तभी ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ये तुरंत अट्रैक्ट नहीं होते, धीरे धीरे से अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी एक सब्सटेंस है, हमने वीकली रिपेल देख लिया डायमैग्नेटिक के केस में, वीकली अट्रैक्ट देख लिया पैरामैग्नेटिक के केस में। अब ये एक तीसरा प्रकार का सब्सटेंस है जिसके बारे में हम देखेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मान लीजिए आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और आपने वहाँ पे मैग्नेट लाया, तो होता क्या है, ये तुरंत क्विकली अट्रैक्ट हो जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, द सब्सटेंस विच स्ट्रांगली गेट अट्रैक्टेड व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ, उनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इसके एग्जांपल आयरन, निकल एक्सेट्रा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। सो अब हम देखेंगे कि फेरोमैग्नेटिक में ऐसा क्या है कि जो क्विकली अट्रैक्ट हो जाता है, जबकि पैरामैग्नेटिक धीरे धीरे अट्रैक्ट होता है, क्योंकि पैरामैग्नेट में इंडिविजुअल है। सो फेरोमैग्नेटिक में जो कंसेप्ट आता है वो आता है डोमेन थ्योरी। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली ग्रुप ऑफ जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं वो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ऊपर मैंने ग्रीन कलर का राइट हैंड साइड की तरफ एक एरो दिखाया, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स जो एक राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक ग्रुप को हम डोमेन बोलते हैं। सो अब डोमेन क्या होता है, डोमेन के बारे में हम देखेंगे। डोमेन जो होता है वो एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम 10⁻⁶ से 10⁻⁴ मीटर तक का उसका साइज होता है, और उसमें जो एटम्स होते हैं वो 10⁻10 से लेकर 10⁻17 तक होते हैं। मतलब इतने सारे एटम्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ग्रुप बना लिया है। जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो दूसरा ग्रुप है, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तीसरा ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो ग्रुप में एटम्स है वो सबके नंबर फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे पहले वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे वो देख रहे हैं वो कैंसिल नहीं कर सकते। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉट इक्वल टू जीरो। जबकि डाई एंड पैरामैग्नेटिक में वो जीरो हो जाते थे। अभी हम जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं तो होता क्या है, धीरे धीरे पूरा ग्रुप घूम जाता है। तो अगर आप देखते हो वो पूरा एक साथ सारे ग्रुप घूम गए, तो जिसके कारण क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में स्लोली एक एक मॉलिक्यूल घूमता था, यहाँ पे पूरा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल घूम गया, जिसके कारण इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामैग्नेटिक वीकली क्यों अट्रैक्ट होता है एंड फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली क्यों अट्रैक्ट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूरी टेम्परेचर। अगर मैंने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करना चालू किया तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि जिस समय जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डोमेन स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। होता क्या है, अब सब इंडिविजुअली चलने लगते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखते हो इंडिविजुअली चलना तो पैरामैग्नेटिक का कंसेप्ट था, और ग्रुप में चलना या डोमेन में चलना वो फेरोमैग्नेटिक का था। तो जब डोमेन स्ट्रक्चर टूट गया और वो इंडिविजुअल चलने लगे, मतलब उस समय क्या हुआ, फेरोमैग्नेटिक बेसिकली पैरामैग्नेटिक में बन गया। तो क्यूरी टेम्परेचर का यही डेफिनेशन है। क्यूरी टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच द डोमेन स्ट्रक्चर गेट्स डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। जहां पे डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया वो टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर है। या इसका एक और डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यानी जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो वो इंडिविजुअली चलने लगते हैं, तो क्या हो गया कि फेरोमैग्नेटिक आपका पैरामैग्नेटिक बन गया। तो ये है आपका क्यूरी टेम्परेचर का। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे कुछ पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक के बीच में। स्टेट्स अगर आप देखते हो तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा सॉलिड में रहते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक है सॉलिड लिक्विड गैस में होते हैं, डायमैग्नेटिक भी सॉलिड लिक्विड गैस में होते हैं। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, जब मैग्नेट आता है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होते हैं एंड डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल होते हैं। बिहेवियर अंडर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कि जहाँ पे फील्ड
यूनिफॉर्म नहीं है कि सब जगह पे अलग अलग वैल्यूज है, तो वहाँ पे होगा क्या, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो बेसिकली लो से हाई फील्ड की तरफ जाता है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक जोन है उस तरफ जाएगा, क्योंकि वो तो अट्रैक्ट हो रहा है। सेम चीज़ होता है पैरामैग्नेटिक में, वो भी लो से हाई की तरफ जाता है लेकिन थोड़ा स्लोली जाता है। जबकि आप डायमैग्नेटिक में देखोगे वो हाई से लो की तरफ जाता है, क्योंकि वो रिपेल होता है, वो दूर भागने की कोशिश करता है। बिहेवियर अंडर एक्सटर्नल फील्ड, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड पे रखते हैं तो उसमें होता क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब एक्सटर्नल फील्ड निकाल भी देते हैं ना, तभी भी वो प्रॉपर्टी मेंटेन रखते हैं। इसीलिए मैंने कहा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो आपको परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक उस फील्ड को, एक्सटर्नल फील्ड जब हट जाता है तो उस प्रॉपर्टी को निकाल देते हैं, जो उनके अंदर जो रैंडमनेस था वो वापस आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको जो हमने पढ़ाया था, देखो ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी के बारे में। हमने ससेप्टिबिलिटी देख लिया था कि ससेप्टिबिलिटी अगर पॉजिटिव है तो मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आप देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, मतलब उसका वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा एंड प्लस बड़ा वैल्यू रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है वेरी हाई एंड पॉजिटिव। जबकि आप देखते हैं पैरामैग्नेटिक के केस में वो पॉजिटिव तो रहेगा क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वो वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगी, मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो लिटिल ग्रेटर देन यूनिटी एंड पॉजिटिव। जबकि डायमैग्नेटिक में अगर आप देखोगे वो बेसिकली लेस देन यूनिटी होता है, वो नेगेटिव पार्ट में होता है और वो छोटी वैल्यू, क्योंकि वीकली रिपेल हो रहा है, तो वो -1 -2 ऐसा हो सकता है। जबकि परमेबिलिटी के लिए आपको एक याद रखना है, परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी के ऊपर होता है। सो जैसा जैसा आपका ससेप्टिबिलिटी रहेगा उसी के हिसाब से परमेबिलिटी, उसमें एक 1 ऐड करना है। तो फेरोमैग्नेटिक के केस में वो वेरी हाई होता है, पैरामैग्नेटिक के केस में लिटिल ग्रेटर देन यूनिटी होता है एंड डायमैग्नेटिक के केस में लिटिल लेस देन यूनिटी होता है। सो दोस्तों ये था बेसिकली आपका पार्ट 1। सो अगर आप इसे लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, जैसा मैंने कहा कि 100 लाइक्स मिलेगा उसके बाद ही मैं पार्ट 2 डालूंगा, तो आप इसे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।